सियोल में डॉक्टर गिसू अपनी बेटी को ठीक करने के लिए जानवरों के साथ पागलपन भरे प्रयोग कर रहे हैं, जो केवल अपने पिता की मशीनों के कारण जीवित है। उत्परिवर्तित जानवर पूरी प्रयोगशाला में दौड़ते हैं, जबकि गिसू अपने सहायक को चुप कराने के लिए उसे मार देता है और उसका उपयोग अपने नवीनतम सीरम का परीक्षण करने के लिए करता है। उस समय अधिकारी अपने प्रयोगों से 100 से अधिक लोगों को मारने के लिए उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयोगशाला में घुस गए, और जब गीसू ने ये साबित करने के लिए अपने सीरम का इंजेक्शन लगाया कि उसने एक बड़ी खोज की है, तो उसे गोली मार दी गई। अचानक क्षेत्र में भूकंप आता है और पूरा कमरा हिलने लगता है। बाहर शहर की सभी इमारतें ढहने लगती हैं और जल्द ही प्रयोगशाला भी ढहने लगती है। अधिकारी खुद को बचाने के लिए तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन गीसू अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वहीं रुक जाता है। भूकंप अंततः पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता है, केवल एक उजाड़ बंजर भूमि छोड़ता है जहां शहर हुआ करता था। लोग संसाधनों की तलाश करते हुए छोटे गांवों में एक साथ रहना शुरू करते हैं, जो बहुत दुर्लभ है। विशेषकर पानी की समस्या है, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। बस्तियों को छोड़ना एक भयानक विचार है, क्योंकि वहां हताश लोग हैं जो भोजन के लिए मारने को तैयार हैं, इसलिए केवल कुछ हथियारबंद लोग ही शिकार करने के लिए बाहर जाने की हिम्मत करते हैं। भूकंप के 3 साल बाद जीवान अपने धनुष से शिकार करने के लिए किसी चीज की तलाश में है। उसे अचानक गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और उसे एक मगरमच्छ मिलता है, इसलिए वह एक कार के पीछे छिप जाता है और अपने तीर को आग लगाकर जानवर के सिर पर मार देता है। मगरमच्छ कुछ सेकंड के लिए छटपटाता और दर्द सहता है और नीचे चला जाता है। उत्साहित होकर जीवान अपने शिकार को वापस लाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मगरमच्छ अचानक जाग जाता है और उसके पीछे आ जाता है। जीवान के सामान्य तीर मगरमच्छ की त्वचा को छेद नहीं सकते हैं, इसलिए वह कार के अंदर छिपने के लिए दौड़ता है, लेकिन मगरमच्छ उसे काटने की कोशिश करते हुए अपना सिर खिड़की से अंदर डाल देता है। उस समय जानवर को नामसान द्वारा वापस खींच लिया जाता है, जो मगरमच्छ का सिर तुरंत काटने के लिए छुरी का उपयोग करता है। इसके बाद लोग मगरमच्छ को वापस अपने गांव ले जाते हैं, जहां वे इसे छोटे मांस के टुकड़ों में काटते हैं और अन्य आपूर्ति के लिए उनका व्यापार करते हैं। सू ना और वह दादी योनसू भी कुछ मांस लेने आती हैं और जीवान लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। एक हिंसक गिरोह के आने से शांत सुबह अचानक बाधित हो जाती है, एक बदसूरत कार में जो किसी के तंबू से टकरा जाती है। गिरोह के सदस्य समझाते हैं कि वे एक अपराधी की तलाश कर रहे हैं और एक बहुत खराब चित्र दिखाते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। अपराधियों ने यादृच्छिक ग्रामीणों को पकड़ने का फैसला किया, जो उन्हें लगता है कि चित्र जैसा दिखता है, जिससे एक व्यक्ति को अपना बचाव करने की कोशिश करनी पड़ती है। वह गैंगस्टर को गर्दन से पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा अपराधी उसका हाथ काट देता है ताकि वह अपने दोस्त को गिरा दे। इसके बाद गैंगस्टर सू ना पर हमला करने की कोशिश करता है और जब वह उसे नीचे कर देती है, तो वह उसके बालों को पकड़ लेता है और येउनसू को जमीन पर धकेल देता है। जीवान जल्द ही उनके बचाव में आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वह पहले आदमी को गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जल्द ही गिरोह के बाकी लोग उसे घेर लेते हैं और मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। आखिरकार नामसान देखते देखते थक जाता है और कुछ ही चालों में विशेषज्ञ रूप से सभी अपराधियों को पीट देता है। एक छोटा लड़का अपने पैर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन नामसान के लिए यह एक बुदबुदी है। तभी एक आदमी उसे पाइप से मारने की कोशिश करता है, इसलिए नामसान तुरंत उस पर हावी हो जाता है और जानकारी की मांग करते हुए उसे अपनी मीट टेबल पर धकेल देता है। गैंगस्टर बताते हैं कि वे टाइगर नाम के एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, जिसका नाम नामसान पहचानता है। उन्होंने ये भी देखा कि गैंगस्टरों के पास साफ पानी है, इसलिए उन्होंने समझाया कि उन्हें यह एकमात्र अपार्टमेंट इमारत से मिला है जहां जीवित बचे लोगों के एक समूह ने एक सफल आत्मनिर्भर समुदाय बनाया है। जब गैंगस्टर नामसान का नाम सुनते हैं तो वे तुरंत उसे पहचान लेते हैं और भाग जाते हैं। कुछ समय बाद अच्छे कपड़े पहने भर्तीकर्ताओं का एक समूह गाँव में आता है। वे अपार्टमेंट बिल्डिंग से आते हैं और वे ऐसे परिवारों की तलाश कर रहे हैं जिनके बच्चे किशोरावस्था में हैं, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। सू ना केवल अपनी दादी की खातिर छोड़ना स्वीकार करती है। रात होते होते सू ना और येउनसू अभी भी भर्तीकर्ताओं के साथ अपार्टमेंट बिल्डिंग की ओर चल रहे हैं। जब वे किसी को अंधेरे में चलते हुए देखते हैं तो वे छिपने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन अपने लालटेन से एक संदेश भेजकर वे इसकी पुष्टि करते हैं कि यह अन्य भर्तीकर्ता है। दोनों समूह एक साथ चलना जारी रखते हैं और सू नाजू ये नामक दूसरे गांव की एक लड़की से दोस्ती करती है। आखिरकार योनसू का नाजुक शरीर अब चल नहीं पाता और वह गिर जाती है,
दूसरे बच्चे के बूढ़े पिता के साथ भी ऐसा ही होता है। एक भर्तीकर्ता घोषणा करता है कि पास में एक मेडिकल स्टेशन है ताकि वे बूढ़े लोगों को आराम करने के लिए वहां छोड़ सके और भर्तीकर्ता उन्हें बाद में अपार्टमेंट बिल्डिंग में लाएंगे। कुछ ही मिनट बाद समूह को कुछ कारें मिलती हैं जो उनका इंतजार कर रही हैं और सूना भ्रमित हो जाती है, क्योंकि अगर ये वाहन हमेशा इतने करीब रहे होते तो वे बूढ़े लोगों को यहाँ तक ले जा सकते थे। सार्जेंट क्वोन ने उसकी टिप्पणियों को खारिज कर दिया और सूना ने उसके कान के पीछे एक अजीब मस्सा देखा। इस बीच योनसू और बूढ़े व्यक्ति को भूकंप के कारण छोड़ी गई खाई में ले जाया जाता है, जहां बूढ़े व्यक्ति को किनारे से धकेल दिया जाता है और योनसू को चाकू मार दिया जाता है। ये नाम सान और जीवान द्वारा देखा जाता है जो शिकार पर निकले हैं। ऐसे ही भर्तीकर्ता उनकी बात सुनते हैं, वे गोलियां चला देते हैं, इसलिए नाम सान तेजी से आगे बढ़ता है और उन दोनों को कुछ ही सेकंड में मार डालता है। लेकिन उसे झटका लगता है, दोनों आदमी वापस खड़े हो जाते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। वान भागकर दुश्मन का ध्यान आकर्षित करता है और जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह उसका सिर सीमेंट से टकरा देता है। फिर भी वह व्यक्ति जीवित जिसके हाथों पर सबसे ज्यादा खून लगा है। एक एक करके गैंगस्टरों की मौत हो जाती है और जब कुछ ही सदस्य बचे होते हैं तो नाम सान अन्य लोगों के साथ आता है और टाइगर को मांगता है। इससे पता चलता है कि नाम सान और टाइगर मुक्केबाजी में प्रतिद्वंद्वी हुआ करते थे, लेकिन नाम सान ने उसे इतनी बुरी तरह आहत किया कि टाइगर को छोड़ना पड़ा और अब वह बदला लेना चाहता है। दोनों गिरोह तीनों पर हमला करने के लिए टीम बनाते हैं, लेकिन नाम सान और यूनहो के प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद, उनके लिए सड़क पर लड़ने वालों के एक समूह को हराना आसान है। जीवान भी अपना बचाव काफी अच्छे से करता है और पकड़े गए सभी नागरिकों को छुड़ाने के लिए पिंजरे तक पहुंचने में कामयाब होता है। जब नाम सान कुछ ही चालों में टाइगर को आसानी से हरा देता है तो अन्य सभी गैंगस्टर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम कुछ को पकड़ने में सफल हो जाती है ताकि नाम सान उनसे पूछताछ कर सके। वह उनसे पूछता है कि उन्हें पानी कहां से मिला और वह उन्हें मुक्का मारता है, जिससे टाइगर कबूल करता है कि वह वही है जो इमारत के निवासियों के साथ सौदा करता है। वह उनके लिए बच्चे लाता है और बदले में वे उसे साफ पानी का भुगतान करते हैं, लेकिन उसे केवल डिलीवरी के दिनों में ही बाधा पार करने की अनुमति है, इसलिए नाम सान को उसी के आसपास योजना बनानी होगी। इस बीच सूना का समूह अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है और वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह कितनी अच्छी तरह व्यवस्थित है। हर जगह गार्ड है, बिजली प्रदान करने वाले सौर पैनल हैं और यहाँ तक कि एक छोटे बगीचे में सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। स्थानीय लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और गीसू खुद को नेता के रूप में पेश करते हुए तुरंत साफ पानी की बोतलें देते हैं। अपनी दादी के लिए कुछ बचाना चाहती है, सूना उनका नहीं पीती। फिर उसे एक अपार्टमेंट सौंपा गया जहां वह सामान, साफ कपड़े और यहां तक कि बहता पानी देखकर हैरान रह गई। सूना अपनी दादी के बारे में पूछती है और एक शिक्षक उसे सूचित करता है कि उसे लेने के लिए एक सवारी आ रही है। फिर गीसू घोषणा करता है कि किन किशोरों को बेहतर ग्रेड मिले हैं और शीर्ष 4 छात्रों के परिवारों को 8वीं मंजिल पर सबसे अच्छे अपार्टमेंट में काम सौंपा जाता है, काम से छूट दी जाती है और मुफ्त भोजन पास दिया जाता है। हालांकि जब शिक्षक छात्रों और उनके परिवारों से अकेले में बात करते हैं तो पता चलता है कि केवल बच्चों को 8वीं मंजिल पर भेजा जाता है, जबकि उनके परिवारों को तहखाने में भेजा जाता है, जहां उन्हें पानी को शुद्ध करना होता है और उसे बोतल में भरना होता है। उन्हें हर दिन लंबे समय तक काम करना पड़ता है और उन्हें गीसू की प्रयोगशाला में क्वोन एक पूरा चूहा खाता है, जबकि शिक्षक गीसू को बताता है कि सूना और यूनहो स्वस्थ हैं और प्रयोगों के लिए उपयुक्त है, इसलिए गीसू उसे उन्हें पानी देने की याद दिलाती है। इसके बाद शिक्षिका कक्षा में लड़कियों का परिचय कराती है और सूना ये देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे अन्य सभी किशोर लगातार स्तब्ध अवस्था में हैं और उनके कान के पीछे चोट का निशान है। जब शिक्षक उन्हें ये सिखाना शुरू करते हैं कि मानव शरीर कितना कमजोर है और पानी के बिना जीवित रहने में सक्षम होने के लिए उन्हें कैसे विकसित होना चाहिए, तो सूना को संदेह होने लगता है। जल्द ही कक्षा में ये प्रचार हो गया कि गीसू एकमात्र रक्षक है और उसकी मदद करना उनका कर्तव्य है। दोपहर के भोजन के समय सभी को पानी की एक बोतल दी जाती है और शिक्षक जोर देकर कहते हैं कि इसे पीना महत्वपूर्ण है। गीसू उन्हें भाषण देने के लिए भी आता है और जूये को अपने अगले सहायक के रूप में चुनता है। सूना फिर से अपनी दादी के बारे में पूछती है और उसे बताया जाता है कि वह बहुत बीमार है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए मेडिकल बे में रहेगी। जब गीसू उसे पानी पीने की याद दिलाती है तो सूना केवल ऐसा करने का नाटक करती है। इसके बाद गीसू ने क्वोन पर अपने नवीनतम सीरम का परीक्षण किया, जो उन 2 एजेंटों के बारे में चिंतित है जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। वह चाहता है कि हर कोई हर समय सीरम इंजेक्शन अपने साथ रख सके, लेकिन गीसू उसे इसके खिलाफ एक अस्पष्ट बहाना देता है।
क्वोन के जाने के बाद ये पता चला कि गीसू अभी भी अपनी बेटी को ठीक करने पर काम कर रहा है। शाम को जब हर कोई सो रहा होता है, सुना बिस्तर से उठकर इमारत के चारों ओर छिप जाती है। जब वह लोगों के आने की आवाज सुनती है तो वह समय रहते छिपने के लिए बालकनी से कूद जाती है। तहखाने में सैनिक रात की पाली में काम करने के लिए दिन के श्रमिकों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुये के माता पिता ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को देखने की अनुमति नहीं है। संभावित दंगे से बचने के लिए गीसू आता है और जुये के माता पिता को अपनी प्रयोगशाला में लाता है और वादा करता है कि वे अपने बच्चे को देखेंगे। सुना में वापस वह गीसू की प्रयोगशाला के अंदर घुसती है और उसके नोट्स को देखती है। उसे पता चलता है कि वह सरीसृपों के साथ प्रयोग कर रहा है। उनका पहला परीक्षण कम उम्र के लोगों पर किया गया था और वे सभी मर गए। फिर सुना एक दरवाजा खोलती है और जुये को अपने कान के पीछे एक कट के माध्यम से एक मशीन से जुड़ा हुआ पाती है। उसी समय गीसू आ जाती है, इसलिए सुना छिपने के लिए दौड़ती है। जुये के माता पिता जब उसे देखते हैं तो घबरा जाते हैं, इसलिए गीसू उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह उसकी भलाई के लिए है। फिर यह साबित करने के लिए कि वह बच्चों से प्यार करता है, वह उन्हें दिखाता है कि वह अपनी बेटी की देखभाल कैसे कर रहा है। माता पिता ये देखकर भयभीत हो जाते हैं कि लड़की का केवल ऊपरी शरीर बचा है और गीसू उसे क्रूरतापूर्वक एक कांच के बक्से में संरक्षित कर रहा है जिससे उसका दिल धड़कता रहता है। माता पिता जुये को मशीन से अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उसे दौरा पड़ जाता है। यह और दुख की बात है कि जुये की मृत्यु हो जाती है। गुस्से में गीसू बार बार पिता को चाकू मारता है और जब मां भागने की कोशिश करती है तो क्वोन उसे गोली मार देता है। उस पल में गीसू अंततः सुना को ढूंढ लेता है और उसे अपने अगले परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करता है। उसे मशीन से जोड़ते समय वह बताता है कि वह किशोरों का उपयोग करता है क्योंकि उनकी पिट्यूटरी ग्रंथियों में एक घटक होता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है, जिसे वह प्रतिदिन पीने वाले पानी की बदौलत सीरम में बदल देता है। जब वह मशीन को सक्रिय करता है तो सुना दर्द से चिल्लाती है। इस बीच नाम सान और अन्य लोग डिलीवरी लाने के बहाने टाइगर के ट्रक में पहुंचते हैं। गार्ड बताता है कि यह डिलीवरी का दिन नहीं है और टाइगर कोई बहाना बनाने में असमर्थ है, इसलिए सैनिकों को संदेह हुआ और उन्होंने ट्रक के पीछे की जांच की। अचानक नाम सान एक गार्ड को गिरा देता है और गति बढ़ा देता है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि सैनिक उनके और सामने के गेट से गुजरने के लिए गोलियां चला रहे हैं। तेजी से ट्रक को मोड़कर वह वॉच टावर को गिरा देता है और फिर वाहन को लॉबी में टक्कर मार देता है। टाइगर छिपने के लिए भागता है जबकि नाम सान, जीवान और यून हो गिरोह से लिए गए हथियारों से गोलियां चलाते हैं। जल्द ही कुछ सैनिक करीब आते हैं, इसलिए यून हो उन्हें पीटता है और उनके लिए सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता खोल देता है। ताला तोड़ने के बाद तिकड़ी एक परित्यक्त कमरे में प्रवेश करती है और यून हो एक कोठरी में अपने साथियों को देखकर भयभीत हो जाती है। जब वह उन्हें मुक्त करती है तो उसे पता चलता है कि सैनिक अब सरीसृप जैसे ज़ोंबी हैं जो तुरंत हमला करते हैं। नाम सान ने तुरंत यून हो पर हमला किया और फिर लोगों ने कुछ लोगों का सिर फोड़ने के लिए गोलियां चला। हालांकि उनमें से बहुत सारे हैं और जल्द ही सैनिक आमने सामने की लड़ाई के लिए करीब आ जाते हैं। नाम सान और जीवान अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यूनहो सदमे में है और अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचा सकती। शुक्र है कि जीवान उस पर चिल्लाता है और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है, इसलिए यूनहो हरकत में आता है और दाएं बाएं लाशों का सिर काटना शुरू कर देता है। एक टीम के रूप में अच्छी तरह से काम करते हुए तिकड़ी सभी सैनिकों को मारने में सफल हो जाती है जब तक कि कोई भी दुश्मन खड़ा न रह जाए। उस समय गीसू ने वक्ताओं के माध्यम से घोषणा की कि अगर वे अब चले गए तो वह तीनों को जीवित रहने देगा। सेल क्षेत्र में इंटरकॉम का उपयोग करते हुए नाम सान जवाब देता है कि वे हार नहीं मानेंगे और फिर डिवाइस को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीख के साथ गीसू के कान को चोट पहुंचती है। जबकि गीसू अपने शरीर से सीरम निकालने के लिए सुना वापस जाती है और दूसरी तरफ के सभी सैनिकों को मारने के लिए एक दरवाजा उड़ा देती है। जल्द ही बैकअप आ जाता है, इसलिए नाम सान दूसरों को सुना को खोजने के लिए कहता है जबकि वह यहाँ चीजों की देखभाल करता है। गुच्छा बनाने के लिए एक अग्निशामक यंत्र चलाता है जिसे वह आने वाले गार्डों को गोली मारते समय कवर के रूप में उपयोग करता है। एक बार जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह अपनी छुरी पकड़ लेता है और गलियारे में जाकर सैनिकों को आमने सामने मारता है। तेजी से अपनी छुरी से उन पर वार करता है और यहां तक कि उनकी बंदूकें लेकर उन्हें मार गिराता है। जब सैनिकों का एक और समूह उसके पीछे आता है तो नाम सान उन सभी को सेकंडों में मारने के लिए मृत लोगों के हथियारों का उपयोग करता है। इसके बाद वह बेसमेंट में जाता है और श्रमिकों से बाहर जाकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कहता है। इस बीच यूनहो और जीवान भी ऊपर की ओर बढ़ते हुए सैनिकों पर गोली चलाते रहते हैं। उनमें से बहुत सारे आ रहे हैं, इसलिए यूनहो कवर प्रदान करने के लिए रुकता है जबकि जीवान ऊपर जाता रहता है।
वह उन सभी को नीचे गिराने के लिए अपनी शूटिंग और युद्ध कौशल को जोड़ती है और जल्द ही केवल क्वोन ही बचता, लेकिन वह बहुत बेहतर लड़ाकू है और उसके शरीर में सीरम संवर्धन है। यून हो उसके पैर और आंख में छुरा घोंपने में कामयाब हो जाता है, लेकिन क्वोन केवल ये बताता है कि उसकी त्वचा के नीचे छिपकली की शल्कें हैं जो उसकी रक्षा करती। यून हो फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वोन आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसे बालकनी से बाहर फेंकने से पहले चाकू मार देता है। ऊपरी मंजिल पर जीवान हर कमरे की जांच करता है और अंततः कक्षा ढूंढता है जहां वह तुरंत गार्ड को मार देता है। शिक्षिका छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जीवान उसे बंधक बना लेता है ताकि वह उसे प्रयोगशाला का रास्ता दिखा सके। जीवान छात्रों को दौड़ने के लिए भी कहता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी पलक नहीं झपकाए। बाहर निकलते समय जीवान और शिक्षक क्वोन को मिलते हैं, लेकिन नामसान भी आता है और साजंत को पकड़ लेता है, जबकि अन्य चले जाते। लैब में गीसू अपने शरीर में नया सीरम इंजेक्ट करता है और तुरंत बीमार महसूस करता है क्योंकि सुना ने पानी नहीं पिया। गीसू के उल्टी करते ही उसके शरीर पर मस्से दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह सुना से बदला ले पाता, जीवान शिक्षक के साथ आता है। गीसू सुना को धमकी देकर उसका ध्यान भटकाता है और एक सैनिक उसे गिराने के लिए पीछे से जीवान पर हमला करता है। फिर गीसू शिक्षक और सैनिक को अपनी बेटी को ब्रीफकेस में रखने का आदेश देता है, जबकि वह सीरम के साथ सभी ट्यूब निकाल लेता है। नीचे नामसान क्वोन से लड़ रहा है। वे दोनों अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं और एक दूसरे को विभिन्न सतहों पर पटकते रहते हैं। अचानक क्वोन नामसान को पकड़ लेता है, जो अपने प्रतिद्वंद्वी की गति और वजन का उपयोग करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। गिरने से बचने के लिए क्वोन नामसान को पकड़े रहता है, इसलिए नामसान टूटे हुए शीशे पर अपनी गर्दन थोप देता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। जबकि कामकाजी माता पिता अंततः बाहर अपने बच्चों के साथ फिर से मिलते हैं, नामसान प्रयोगशाला में पहुंचती है और उसे और शिक्षक को गोली मारने के लिए सैनिक की बंदूक लेती है। गीसू मदद के लिए शिक्षक की अपील को नजरअंदाज कर देता है और प्रयोगशाला में ग्रेनेड गिराकर पिछले दरवाजे से भाग जाता है। जीवान स्ट्रक्चर की ओर दौड़ता है और उसे सुना के साथ पलट देता है, जिससे उन दोनों को विस्फोट से बचाया जा सके। तेज आवाज से यून हो जाग जाता है, जो आखिरकार जीवित है। अब लैब में आग लग गई है, इसलिए नामसान आग की लपटों से गुजरने और किशोरों की मदद करने के लिए एक दरवाजे का उपयोग करता है। इमारत के बाहर निवासियों ने गीसू को भागने की कोशिश करते हुए देखा और उसने बच्चों के साथ जो किया उसके लिए उसकी पिटाई शुरू कर दी। वे सभी सीरम ट्यूबों को भी नष्ट कर देते हैं, लेकिन जब वे डॉक्टर के चेहरे को बदलते हुए देखते हैं तो वे दूर हट जाते हैं। क्रोधित होकर गीसू ने एक हथियार उठाया और एक पागल की तरह गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे कई निवासियों की मौत हो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से उसके सूटकेस पर भी गोली लग गई। दवा लीक होने लगती है, इसलिए गीसू उसे खोलने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब उसकी बेटी हमेशा के लिए मर चुकी है। अचानक उसे उल्टी आ जाती है क्योंकि उसका शरीर खराब होता जा रहा है, और जब नायक सामने आते हैं तो गीसू फिर से गोलियां चलाता है, इसलिए नामसान ने उसे मारने के लिए उसे 2 बार गोली मार। मानो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आसमान में अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगती है। यून हो ने घोषणा की कि वह दूसरों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए यहाँ रहेगी, और नामसान और किशोर घर चलना शुरू कर देते हैं। वापस जाते समय लोग सुना को उसकी दादी की कब्र पर ले जाते हैं, जहाँ वह आंसुओं में घुटनों के बल गिर जाती है।